देवा फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे आने हजार पर्यावरण पर वार। दीपावली पर्व के अवसर पर देश के साथ ही उत्तराखंड में जमकर पटाखे फोड़े गए, जिसकी वजह से पहले से प्रदूषण की मार झेल रही जनता को प्रदूषण ने और भी ज्यादा परेशान किया। दिल्ली के साथ ही अन्य राज्यों में जहां AQI खतरे के लेवल से ऊपर चल रहा है, तो वहीं हिमालय राज्य भी प्रदूषण की मार से पीछे नहीं। विकास की दौड़ और पटाखों से विस्फोट ने यहाँ की आबोहवा को और भी दूषित कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों की बात करें तो देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और काशीपुर में सबसे अधिक प्रदूषण देखने को मिला। हिमालय राज्य होने के चलते लोग उत्तराखंड में आकर साफ हवा खाते थे, लेकिन अब ये विकल्प भी नहीं बचा है। वहीं एक और जहां राज्य में प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहीं दूसरी ओर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि सौंग बांध परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाएंगे। देहरादून के बाग के पास द्वारा इलाके में इसके लिए करीब 4 हेक्टेयर वन भूमि पर वन विभाग ने पेड़ों की गिनती शुरू की है। इसके बाद उनकी कटान की परमिशन ली जाएगी। इस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पहले खलंगा में वन भूमि चिन्हित की गई थी, जिसमें 2000 पेड़ कटे थे, लेकिन भारी विरोध के चलते वन विभाग ने यह भूमि देने से इंकार कर दिया। वहीं सवाल ये उठ रहा है कि क्या बढ़ती पर्यावरण की चुनौती के बावजूद 1000 पेड़ों की बनना कितना जायज है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करें। पहले रिपोर्ट। दीपावली पर्व के अवसर के उत्तराखंड में जमकर आतिशबाजी की गई। इस आतिशबाजी की वजह से प्रदेश भर में AQI खतरनाक स्तर पर आ गया है। बता दें कि दिल्ली के साथ ही अन्य राज्यों में जहां AQI खतरे के लेवल से ऊपर चल रहा है, तो वहीं हिमालय राज्य भी प्रदूषण की मार से पीछे नहीं है। विकास की दौड़ और पटाखों के विस्फोट ने यहाँ की आबोहवा को और भी दूषित कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों की बात करें तो देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और काशीपुर में सबसे अधिक प्रदूषण देखने को मिला। हिमालय राज्य होने के चलते लोग उत्तराखंड में आकर साफ हवा का आनंद लेते थे, लेकिन अब ये विकल्प भी नहीं बचा है। आजकल वैज्ञानिक युग में हर चीज का हल है, विकल्प है। उसमें कम पेड़ ताकि कम से कम पेड़ कटें और उसका ज्यादा से ज्यादा वो हो जाए। ऐसा नहीं कि एक विकल्प नहीं होगा। आपने कुछ नहीं देखा, निरीह को पेड़ खड़ा है, उसको कोई पूछता तो है नहीं। वो जीवन है, वो बढ़ता है, वो सारी चीजें हैं। तो JC बोस ने वो थ्योरी थी, उनको नोबेल प्राइज मिला था क्या, कि पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं। आपने देखा होगा नीचे से जब बेल जाती है तो ऊपर टहनी झुकती है, उनके आपस में कम्युनिकेशन होता है। वो भी जीवन है अपने आप में। तो हमको वो इग्नोर नहीं करना चाहिए जो है उसको, जो इंटेंजिबल है, जो परोक्ष है, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। कोरोना जो रोग आया था वो दिखा था क्या? उत्तराखंड देवभूमि और पर्यावरण के लिए जाना जाता है और पूरी दुनिया सुकून के लिए उत्तराखंड के भ्रमण पे आती है, देव दर्शन के लिए आती है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देख लीजिए, विकास के नाम पर पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो रहा है। पर्यटक आ रहे हैं, जगह जगह पॉलीथीन का और गंदगी का अंबार लगा है। साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। राजधानी देहरादून में ही आप हरिद्वार बाईपास पे जाइए, कूड़े का अंबार आप ऐसा है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते नाक पे हाथ रखे बिना। तो कहाँ पर्यावरण की चिंता है सरकार को, और मसिंदी केवल बयानबाजी तक सीमित है। और धरातल पे आप देखिए कि पर्यावरण की फिक्र किसी को नहीं है। केवल पर्यावरण के नाम पर वृक्षारोपण की खाना पूर्ति होती है, लेकिन उनके रख रखाव की कोई नीति सरकार के पास नहीं। वहीं एक और जहां राज्य में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि सौंग बांध परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए करीब 1000 पेड़ काटे जाएंगे। देहरादून के मालदेवता के पास द्वारा इलाके के लिए चिन्हित इसमें करीब 4 हेक्टेयर वन भूमि पर वन विभाग ने पेड़ों की गिनती शुरू कर दी है। इसके बाद उनकी कटान की परमिशन ली जाएगी। इस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पहले खलंगा में वन भूमि चिन्हित की गई थी, जिसमें 2000 पेड़ कटने थे, लेकिन भारी विरोध के चलते वन विभाग ने भूमि देने से इंकार कर दिया था। वहीं अब इस मुद्दे पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। का पर्याय बन चुका है विनाश। ये विकास कम करते हैं, ये विनाश ज्यादा करते हैं। आप ऑल वेदर रोड के लिए देख लीजिए कि अनुमति कितने की थी और
हजारों पेड़, लाखों पेड़ कट चुके हैं ऑल वेदर रोड के नाम पर। और फिर प्रकृति का आप उस पर देख लीजिए किस तरह का तांडव हो रहा है। तो लैंडस्लाइडिंग की जो घटनाएं इस बार आई हैं वो सबसे ज़्यादा अधिक घटनाएं हैं, इसलिए क्योंकि ऑल वेदर रोड के चलते आपने जो कटान किया है हमारी चट्टानों का, आपने जो पेड़ों का कटान किया। कभी आप कहते हैं देहरादून के एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करना है, कभी आप हरिद्वार के एयरपोर्ट की बात करते हैं, कभी आप सौंग बांध पर 1000 पेड़ काटने की बात करते हैं, कभी आप जागेश्वर धाम में पेड़ काटने की बात करते हैं सड़क चौड़ीकरण को लेकर। अरे उगाना भी तो सीखो, लगाना भी तो सीखो। कुछ स्थापित मील का पत्थर स्थापित आपने किया होता पिछले 10 सालों में तो उस पर आप वोट मांग रहे होते। आप तो सिर्फ और सिर्फ विनाश के लिए आए। आपकी जितनी भी नीतियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को काटने और प्रकृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने के लिए बनती। देखिए, कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर कांग्रेस के 10 साल की हम पूरी बात को देखें तो कांग्रेस ने केवल और केवल भ्रष्टाचार को यहाँ पर बढ़ाया और कुछ काम नहीं किया। हम जानते हैं कि जो पर्यावरण का संतुलन और विकास का संतुलन ये दोनों बना कर के ही चलना है, और उसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी भी लगातार यही कहते हैं, अगर हमें कहीं बहुत ज़रूरत में पेड़ काटने पड़ते हैं तो उसके स्थान पर हम पौधारोपण भी करें जिससे कि उसकी भरपाई हो सके। और हमने देखा है कि अभी वन विभाग के द्वारा इस बार बहुत बड़ी संख्या में वृक्षारोपण भी किए गए, लगातार किए जा रहे हैं। और अब चिंता इस बात की भी की जाती है कि जो वृक्ष लगाए गए हैं उनकी रक्षा भी हो सके। तो ऐसे ही विकास के लिए जहाँ ज़रूरी है वहीं हम कदम उठाते हैं, लेकिन जैसे कि एलिवेटेड रोड है। कुल मिलाकर एक ओर जहां देश भर में पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में हजारों पेड़ों पर आरी चुलाने की तैयारी की जा रही है। विकास के नाम पर वैसे भी उत्तराखंड में कई हजारों पेड़ों की बलि पहले ही ली जा चुकी है। ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना समेत कई हाईवे और सड़क चौड़ीकरण के साथ ही अन्य परियोजनाओं के नाम पर हजारों पेड़ पहले से ही काटे जा चुके हैं। लेकिन अब एक बार फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाने की तैयारी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विकास के नाम पर हम विनाश की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जिस तरीके से पर्यावरण दूषित हो रहा है, ऐसे में विकास के नाम पर पेड़ों को काटना कितना सही है। साथ ही साथ लगातार ये कहा जा रहा है कि हम पर्यावरण बचाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है, उत्तराखंड की आबो हवा दूषित ना हो उस पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि जो तस्वीर है वो कुछ और ही बयां कर रही है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं पर्यावरण को बचाने को लेकर कि सरकार पेड़ तो काट रही है लेकिन लगाने की मंशा जो है वो सरकार की नहीं है। और आज जिस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रमोद कपड़वान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष गर्ग जी, पर्यावरणविद, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहती हूँ आशीष गर्ग जी से। आशीष जी, उत्तराखंड को अगर हम कंपेयर करें आज से पिछले कुछ सालों में और अभी, आपको लगता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है उत्तराखंड की? आपने सही फरमाया। इस समय देखिए, जो हमारा उत्तराखंड का पर्यावरण पूरे विश्व में जाना जाता है, और आप जानती ही हैं कि क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन की जो एक समस्या पिछले 15-20 साल में बड़ी तेजी से उभरी है, उससे हमारे उत्तराखंड के ग्लेशियर भी पीछे खिसक रहे हैं, कई फॉरेस्ट फायर्स लग रही हैं, और साथ ही साथ जो एक्सट्रीम इवेंट्स बोलते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा वर्षा, लैंडस्लाइड, ये सब हो रहा है। तो इस समय हमको इन सब चीजों को देखते हुए बड़ा सचेत हो जाना था, करीब 10-12 साल, 15 साल पहले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीजों की तरफ बहुत कम ध्यान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ध्यान नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम ध्यान है। और हमने जो कॉन्क्रीटाइजेशन और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा सस्टेनेबल होना चाहिए था, उसको दरकिनार कर दिया। सस्टेनेबल इंफ्रा जो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट का कोई विरोधी नहीं है, होना चाहिए, बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए और कन्वीनियंस पब्लिक के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये किया जा रहा है उसमें हम सस्टेनेबिलिटी को हमने ताक पे रख दिया है, और इसकी वजह से उत्तराखंड का पर्यावरण आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है। और आप देख लीजिए, इस समय हम 1 नवंबर आज आ चुका है, और इस समय हमें स्वेटर तो छोड़िए, इस समय हमें पंखे चलाने पड़ रहे हैं इस समय। ये मैं आपको देहरादून का बता रहा हूँ।
और आप देख सकते हैं कि हर जगह काफी ज्यादा, और अभी हमें पिछली जून में हमने तो 43 डिग्री का टेम्परेचर देखा और 40 डिग्री 3-4 हफ्ते तक कंटिन्यूस चला। तो ये एक बहुत बड़े संकेत हैं और उत्तराखंड इससे अछूता नहीं है। और साथ ही साथ हमारे वनों की भी जो डेंसिटी जो है वो कम होती जा रही है। सरकारी आंकड़ा कहता है अभी भी हमारे वन इंटैक्ट हैं, लेकिन यदि आप उनको रियल साइंस में जाके एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे हमारे वन काफी क्षीण हो गए हैं। उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये जो साइन है उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा संकेत भी दे रहे हैं। तो हमारा यही आग्रह रहेगा कि सस्टेनेबिलिटी और जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात होती है, कूड़े का प्रबंधन आप देख लीजिए, पूरे उत्तराखंड में कूड़े का एक बहुत बुरा हाल है, नदियां हमारी बढ़ती जा रही हैं। तो इन चीजों की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के साथ साथ। प्रमोद कपरवान जी क्या कहना चाहते हैं? में पर्यावरण एक बड़ा चिंता का विषय है। इस प्रदेश में जिसका 65% भाग जो है वो वनों का हो, और जिस गति से सरकार ने पिछले 10 वर्षों में रोड चौड़ीकरण के नाम पर, अनेक योजनाओं के नाम पर हजारों नहीं बल्कि लाखों पेड़ों को काटने का काम किया, वो उसका परिणाम आपने गर्मियों में आपने देखा। हमारे यहाँ टेम्परेचर की स्थिति आपके पंखे फेल हो गए, आपके जो है एसी फेल हो गए, और इस समय नवंबर का महीना और आप देख रहे हैं कि इसमें जो है स्वेटर की बात तो बहुत दूर की है, इसमें पूरी स्पीड में इस समय पंखे चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार कौन से विकास की बात कर रही है और सरकार किसके लिए विकास करना चाहती है। ऐसे विकास का क्या करेंगे जो मनुष्य की जीवन से जो है, जो मनुष्य के जीवन से जिसको खिलवाड़ हो रहा हो, ऐसे विकास का मैं समझता हूँ कोई माने नहीं है। कल आपने देखा जिस तरह से दीपावली का पर्व सब लोगों ने मनाया, और आज अगर आप कल के और आज का अगर आप पर्यावरण के हिसाब से अगर आप उसको चेक करेंगे तो आज देहरादून की स्थिति, रात में आपने देखा, रात में ऐसा लगा हुआ था जैसे कोहरा लग गया हो। तो आखिर इस जो ये प्रदूषण इतना भारी मात्रा में जो ये प्रदूषण फैल रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है और कौन इसकी जवाबदेही किसकी होगी आखिर ये बताएं। जिस तरह से आपने देखा कि हमारी जो नदियां हैं, आप अपनी बिंदाल नदी देख लीजिए, आप सौंग नदी देख लीजिए, सुसवा नदी देख लीजिए। सुसवा नदी का जो पानी है वो किसानों के खेतों में जब जाता तो ऐसा लगता है कि जहरीली फसल वहां से उग रही है। आप पूरा डे वाला जो किसान बेल्ट है, तो वहाँ किसानों की स्थिति आप देख लीजिए। और विगत कई समय से वहाँ के लोग और हम सब लोगों ने बड़े आंदोलन उस नदी को बचाने के लिए किया, लेकिन मजाल क्या है कि सरकार के ने एक कदम आगे बढ़ने का काम किया हो। और अब जिस तरह से योजनाओं के नाम पर हजारों हजार पेड़ों की बलि सरकार देना चाह रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है। और मुझे ये लगता है कि सब लोगों को जन जागरण के माध्यम से सब लोगों को सड़कों पर उतरना होगा पर्यावरण को बचाने के लिए। ये जो सरकार है, ये सरकार बेरुखी सरकार है। ये सरकार का जो है उत्तराखंड के जनमानस से कोई लेना देना नहीं है, ये बेरुखी सरकार है। तो इस सरकार को जगाने के लिए विपक्ष सहित तमाम जितने हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम सब लोगों को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जिस तरह से पिछली मानव श्रृंखला बना करके इस देहरादून के मेयर ने एक इतिहास बनाया था और पूरा दिन भर जाम करके रखा पूरे शहर को पॉलीथीन को लेकर के, लेकिन वो पॉलीथीन मुझे लगता है कि एक दिन भी बंद नहीं हुई है। और उस मानव श्रृंखला बनने के बाद उस पॉलीथीन की वृद्धि में 4 गुना वृद्धि हुई है। तो ये जो सरकार है ये निरंकुश है, ये सरकार काम करना नहीं चाहती और सिर्फ और सुंदर बयानों से लोगों को उलझाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, पीसी थापलियाल जी, जिस तरीके से पर्यावरण को बचाने की बात आज हम कर रहे हैं, और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है हालांकि कि जिस पर हम 1 घंटे चर्चा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें।
चाहे वो पेड़ों को के कटान को रोकने की चर्चा हो, या वन्य जीव कैसे इससे प्रभावित हो रहे हैं, या दिल्ली से लोग आकर यहाँ पर आते हैं, छुट्टियां बिताते हैं, कूड़ा कचरा फैलाते हैं, फिर वापस अपने गंतव्य को लौट जाते हैं, वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन सवाल चूंकि जिस तरीके से अब लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हिमालय राज्य भी हमारे अब सुरक्षित नहीं रहे। देखिए, वैसे तो पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है। और हम देखते हैं कि आज इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ भी जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है वो बड़ा चिंतनीय विषय है। लेकिन चूंकि उत्तराखंड एक हिमालयन राज्य है और हिमालय एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पर्यावरण के लिए, लेकिन हम धीरे धीरे देखते हैं कि जब समुद्र से लेकर हमारा हिमालय तक जो एक कनेक्शन बनता है पूरी इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए, उसमें हम हमेशा सारे पर्यावरणवादियों की नजर मानो कि उत्तराखंड पे टिक गई है। कोई भी मैदानी इलाकों की तरफ नहीं झांकता और ऐसा लगता है जैसे कि उत्तराखंड ने पूरे हिंदुस्तान का ठेका ले रखा हो पर्यावरण बचाने का। क्योंकि हम देखते हैं कि आज 65% ऑफ जो हमारी जमीन है वो वनों से आच्छादित है, जबकि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है उसमें केवल 7% भूमि ही वनों से आच्छादित है। क्या हम मैदान का जिम्मेदारी नहीं बनती? जब से मैदान में पेड़ कटने शुरू हुए, किसी भी पर्यावरणविद ने मैदान की तरफ उंगली नहीं उठाया, और उसके कारण जब बादल चलता है समुद्र से तो सीधा हिमालय में टकराकर सारा क्लाउड बस्टिंग हमारे को फेस करनी पड़ रही है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। चूंकि उत्तराखंड की राजनीति बहुत बौने लोगों के हाथों में जा चुकी है, ऐसे विजनरी लीडरशिप का यहाँ पे अभाव है जो इस चीज को देख सके कि विकास और पर्यावरण को कैसे बैलेंस किया जाए। क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है, जिस तरह से मेरे केदारनाथ और बद्रीनाथ जो उच्च हिमालय के हिस्से हैं, उनको धर्म के नाम पे जिस तरह से वहां पे कॉलोनी बनाई जा रही है वो चिंतनीय है। किस तरह से वहां पे प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि साहब मैं यहाँ का विकास ड्रोन से देख रहा हूं और मैं यहाँ पे पूरा मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मानो कि हम सब मर चुके हो और केवल एक आदमी जिंदा है जो केदारनाथ को एक मिनी केदारपुरी बनाने को और बद्रीनाथ को बद्रीशपुरी बनाने पे टिका है। उसको कोई मतलब नहीं कि इस राज्य को एक आदत राजधानी चाहिए, कोई मतलब नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है कि इस राज्य के लोगों को किस तरह से जो जीविका है, जिस तरह से हम लोग पूरे पहाड़ को खाली करते हुए पलायन होने के लिए मजबूर हो गए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अब चिंतनीय विषय यह है कि पर्यावरण के नाम पे जिस तरह से यहाँ पे आप ये देख रही कि जो ऑल वेदर रोड में कितना लोगों ने कहा कि भाई तुम चौड़ीकरण किसके लिए कर रहे हो, हम तो यहाँ से भाग चुके हैं। तो उन्होंने कहा हम फौज के लिए कर रहे हैं। लेकिन फौज के लिए तुम कर रहे हो तो हमें यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि तुम डिफेंस तुमने हमारे शहरों में बसा रखी है। आज चक्रोता भी हम एक पर्यटन शायद नहीं बचा पा रहे हैं कि तुमने वहां आर्मी बिठा रखी है 2-2। तो हमें जोशीमठ इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है कि जोशीमठ के सिर पे तुमने आर्मी बिठा रखी है। ये तमाम जो सवाल हैं, जिस तरह से ये इसका भूगोल को मैनेज करना चाहिए था वो भूगोल मैनेज नहीं हो रहा है। हम लोग विवश हैं, हम लोग पूरी राजनीति विवश है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो चाहे कांग्रेस की राजनीति हो, क्योंकि वो दिल्ली से गाइडेड हो रही है और दिल्ली में जो माफियों की गिद्ध नजर है वो यहाँ के सुंदर भूगोल पे नजर है। वो यहाँ पे आप ही देखिए कि कितना सुंदर था मेरा जब मैं गढ़वाल में जाता हूं और गढ़वाल में जब गुमखाल की जो यहाँ पे पूरा चीड़ों से आच्छादित जंगल था, वहां पे आज 7 स्टार होटल बन रहा है और हम लोगों को पता ही नहीं है कि किस आदमी ने ये जमीन इनको दे दी है। आज पहाड़ कौड़ियों के भाव बिक रहा है, धनिया सेठों के हाथ सरकार बेच रही है, लेकिन हम विवश है देखने के लिए। तो हम एक केवल एक अलग से देखने, एक मतलब साक्षी बनकर देख रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। इसलिए चाहे मेरा गंगा हो
जिस तरह से गंगा पूरी तौर से हमसे छीन ली गई है, जिस तरह जंगलों को वन अधिनियम के तहत हमसे छीन लिया गया, हमको बहुत दूर कर दिया गया है वनों से, और वनों की आग को धधकते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। ये हमें बहुत दुख होता है कि हम ऐसे पापी लोग हैं जो अपने पहाड़ को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, ऐसे बौने राजनेताओं से जो अपने कुर्सी के खातिर इस राज्य को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है, और इसमें जो आज हम डिबेट कर रहे हैं, ये डिबेट में कहीं ना कहीं कोई संज्ञान लेना। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी इस डिबेट को, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको लोग आंख मीच के वोट दे रहे हैं। उन्होंने केवल एक हिंदुत्व का फुलझड़ी फूंक देनी है और फिनिश। आपने देखा होगा कि हम संस्कृति संस्कारों की बात करते हैं, लेकिन संस्कृति और संस्कार ही हमारे लिए आज अभिशाप बन के आ रहे हैं, जब हम पूरी गंगा के किनारे अपने पूरे शमशान घाटों को यूज करते हैं। किस तरह से हम अपनी पूजा सामग्री को, मैं आज सुबह देख रहा था कि किस तरह से जो एक नहर बहती है देहरादून में, जो चाय बागान में बीचों बीच चल रही है, उसमें 100 लोग आ रहे हैं, कार खड़ी कर रहे हैं और पूजा सामग्री जो, क्योंकि उन्होंने कल पूजा की होगी लक्ष्मी की, और उस नहर में डाल रहे हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है कि किस तरह से हम तमाम चीजों को गंगा में प्रभावित करते हैं। और इन चीजों को, क्योंकि हम निगुसे के लोग हैं, हमारा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका हम कहना माने, हमारा कोई ऐसा नेता नहीं है, केवल एक नफरती राजनीति के हम प्लेयर बन चुके हैं कि साहब वो देखो कीर्तिनगर में ऐसा हो गया, भगा के ले गया, भगा के ले गया एक पर्टिकुलर, बस इसी खेल में हम बिजी हैं, देख रहे हैं। पूरा पहाड़ बिजी है, कभी कर्णप्रयाग में कर रहे हैं, कभी उत्तरकाशी में, कभी पुरोला में, लेकिन पहाड़ के लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि इतने ज्यादा जो दूसरा समुदाय यहाँ देहरादून में रह रहा है, हरिद्वार में रह रहा है, या उधम सिंह नगर में रह रहा है, उनकी वहां कुछ नहीं कर रहे हैं, ये केवल पहाड़ में कर रहे हैं। ये लोग ये पहाड़ की लड़कियों को भगा रहे हैं। किस तरह से हमको एक दिग्भ्रमित करके इस राजनीति ने कहीं का नहीं छोड़ा है। इसलिए हमें चिंता है कि हम विवश होकर इस राज्य आशीष में गर्ग जी का दुख है हमने कि किस लिए इस राज्य को लिया होगा। हमारी 42 साल सब बेकार गई है इस राज्य के लिए, जिस राज्य में आज इस तरह से आशीष गर्ग जी का रुख कर लेते हैं, ठीक है, थपलिया जो वापस आता है। आशीष गर्ग जी, आपको लगता है कि सरकार की जितनी जिम्मेदारी है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उत्तराखंड की जनता को भी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये हम जानते हैं। और रही बात सरकार से हर चीज की अपेक्षा करना, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं गलत है, खासकर प्रदूषण के मामले में, क्योंकि पर्यावरण को हम जितना सुरक्षित रखेंगे, हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश करेंगे, तो जाहिर है कि हम सरकार की मदद कर पाएंगे। आशीष गर्ग जी, हेलो। ने पकड़ी औद्योगिक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं पर्यावरण को जिस तरीके से दूषित किया जा रहा है, पेड़ काटने के नाम पर, जिस तरीके से विकास के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है और ऐसी स्थितियों को सुधारने के लिए सरकार को क्या कुछ करना चाहिए, आज इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। प्रमोद कपरवान जी, विपक्ष होने के नाते कहीं ना कहीं आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे मुद्दों को सड़कों पर उठाएं, ना सिर्फ उन मुद्दों को जिनमें सिर्फ राजनीति होती है। पर्यावरण एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पर्यावरण हर किसी के व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है। तो ऐसे में इस ऐसे मुद्दों को भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को उठाना चाहिए मुखरता के साथ। जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे लगता है कि ये जो है ये कोई छोटा मुद्दा नहीं, बड़ा मुद्दा है, और इसमें सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या आम लोग हो, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ये बड़े चिंता का विषय है। लेकिन चूंकि सरकार एक बड़ी चीज है, सरकार के पास में बड़े संसाधन होते हैं, सरकार के पास में अगर इच्छा शक्ति हो तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है। अगर सरकार के पास में सरकार अगर उत्तराखंड को पहचाने, उत्तराखंड को जाने, उत्तराखंड के लोगों के
जो रहन सहन है, खान पान है, उस पे अगर वो देखें तो वो उसके अनुरूप काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि जो वर्तमान सरकार है, वो सरकार लगभग लगभग उत्तराखंड को जिस तरह से उत्तराखंड के हक हकूकों पर, जिस तरह से उत्तराखंड में आपने देखा कि जो देवभूमि है, जिसको लोग जो है श्रद्धा के रूप में यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, स्पोर्ट्स करके आते हैं, बद्रीनाथ जी में आते हैं, केदारनाथ जी में आते हैं, गंगा जी जमुना जी में आते हैं, हेमकुंड साहिब में आते हैं। लेकिन तब सरकार पर प्रश्न उठता है जब सरकार जो है केदारनाथ में थार जैसी गाड़ी को भेजने का काम करती है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आप केदारनाथ का इतिहास उठाएं तो कहते थे आज से पहले केदारनाथ में जो मंदिर के अंदर घंटा होता है उसको भी जोर से वहां के जो पुजारी हैं वो बजाने नहीं देते थे, क्योंकि वो हिमालय में बसा हुआ है। और अगर सरकार खुद कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए थार जैसी गाड़ी की वहां पर व्यवस्था कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पर्यावरण के लिए कितनी संवेदनशील है। आप देख रहे हैं जिस तरह से योजनाओं के नाम पर जिस तरह से अवैध इतने सारे पेड़ों का कटान। और फिर चलो निश्चित रूप में भाई जो है उत्तराखंड में 35% ही भूमि ऐसी है जिसपे हम काम कर सकते हैं। 65% भूमि हम जो है हमारा पर्यावरण के लिए है। और उत्तराखंड एक अकेला राज्य है जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया को पर्यावरण देने का काम करता है। लेकिन उत्तराखंड को इतना सब कुछ देने के बाद अगर देखें तो मिलता क्या है भाई? आप जो है उत्तराखंड को देते क्या है? बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते हैं, बड़े धार्मिक बनते हैं, लेकिन जब उत्तराखंड को कुछ देने का नंबर आता तो तब वो जो है हाथ पीछे कर लेते हैं। अभी आप देखें गंगा सफाई अभियान के नाम पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का घालमेल हुआ, लेकिन 1 किलोमीटर गंगा शुद्ध हो नहीं पाई। आखिर इन सब जो ये जो इसका जिम्मेदार कौन हो? आखिर सरकार को थोड़ा संवेदनशीलता तो दिखानी ही पड़ेगी। और सरकार बताए यदि वो पेड़ काट रही है तो उन्होंने अभी तक, जब तक 7 साल से तो धामी जी हैं, 11 साल से केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उत्तराखंड में बता दें कि 7 साल का कितने पौधे उन्होंने 7 साल पहले लगाए थे, जो इस समय जो है बड़े हो गए। 7 साल का पौधा बड़ा हो जाता है। और पर्यावरण के नाम पर एक एक दिन में करोड़ों पेड़ों की उन्होंने, आपके चैनलों में हमने देखा, समाचार पत्रों के माध्यम से हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तो हमने रिकॉर्ड बना दिया। उत्तराखंड में ही नहीं, यूपी में भी यही हाल था कि भाई उन्होंने कहा कि जब सबसे ज्यादा वृक्षारोपण इस बार हुआ। तो ये जो फोटो खिंचाने की जो इनकी एक है पेड़ों के नाम पर, पर्यावरण बचाने के नाम पर, जो सिर्फ और सिर्फ जो है जो फोटो खिंचा करके जिम्मेदारी इतिश्री करके काम चलेगा नहीं। सरकार का काम देखो, पर्यावरण मनुष्य के लिए के साथ साथ जीव जंतुओं का भी है। अब आप देखिए जो है आप देहरादून में ही देख लीजिए, सहस्त्रधारा जाते समय जब आप सहस्त्रधारा के लिए जाते थे तो हजारों पेड़ की बलि सहस्त्रधारा में भी। और आपके जो है रिस्पना पुल से लेकर के और हरिद्वार तक जो अभी जो है इन्होंने जो सड़क बनाई उसमें हजारों पेड़ कटे, लेकिन उनकी जगह पर जो पेड़ लगे कहाँ हैं? आप देख लीजिए, सहस्त्रधारा से पेड़ उखाड़ करके और हमारे यहाँ बालावाला में पीछे कुछ सिंचाई विभाग की जमीन पे इतने बड़े पेड़ लगा दिए कि वो जो है खाली जो है ठूंठ की ठूंठ बन करके एक पेड़ उसमें से हुआ नहीं। तो आखिर ऐसी संवेदनहीन अगर सरकारें करेंगी तो मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड के लिए बड़ा गंभीर विषय है। और हम सब लोगों को ये देखना है कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए सब लोगों को थोड़ा सा अपने आप में भी जो है, आप देखो आम व्यक्ति करे तो क्या करे, उसके घर में कूड़े की गाड़ी आती है, वो अपने घर का कूड़ा गाड़ी में डालता है और उसके वजह में वो 100 रुपए भी देता है। अब वो कूड़ा ले जा करके सरकार का कुछ ऐसा है नहीं कि वो कहीं ऐसी व्यवस्थित जगह हो जहां से वो जो है उसका ऐसा यूज हो कि भाई वो कूड़ा वहां समापन हो। तो वो कहीं
उसको डालता है तो वहां से फिर बदबू आती है, तो उससे भी पर्यावरण का नुकसान होता है। तो देखिए, आप मानो ना मानो, ये जो सरकार है पूर्ण रूप से ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। और ये सरकार उत्तराखंड को धार्मिक क्षेत्र से हटा करके इसको पर्यटन क्षेत्र बनाना चाहती है। अपने जो बड़े बड़े जो उद्योगपति मित्र हैं उनको यहाँ बसाना चाहती है, और इन सरकारों का हमारे पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यही निवेदन करूंगा और उत्तराखंड की जनता से भी कहूंगा कि इस प्रदेश को पर्यटन प्रदेश के बजाय तीर्थाटन प्रदेश ही रहने दे। ये गंगा का प्रदेश है, ये जमुना का प्रदेश है, ये बद्री का प्रदेश है, ये केदार का प्रदेश है, बाबा हेमकुंड साहिब का प्रदेश है। इस प्रदेश को हमें बचाना है, और इसको बचाने के लिए निश्चित रूप में कांग्रेस जब भी चाहे आप सहधारा का देख लीजिए, चाहे आप जो है हरिद्वार नेशनल हाईवे का देख लीजिए, कांग्रेस ने बड़े आंदोलन इसमें किए हैं और आगे भी कांग्रेस आंदोलन करेगी। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, ये आंदोलनों से, इनका आंदोलन करने से इन पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये जो है आंदोलनों को कुचलने का काम करते हैं। और अभी तो मैं पिछले एक हफ्ते पहले मैं देख रहा था कि अब जो है आप जो जिलाधिकारी अपने जो है देहरादून के हैं, उन्होंने निर्देश किया है कि आप कहीं भी धरने प्रदर्शन जो है देहरादून के अंदर कर नहीं सकते। तो ऐसे में इस समय जो है राज्य जो है बहुत विषम परिस्थितियों में राज्य गुजर रहा है। लोगों का ध्यान सिर्फ और प्रमोद कपूरवान जी वापस आते हैं। आशीष गर्ग जी का रुख करते हैं। आशीष जी, स्थिति को बेहतर कैसे किया जाए, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मसला तो है, अब सोल्यूशन पर बात करें वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सोल्यूशन कहीं ना कहीं सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि पर्यावरण को संरक्षित करना अब हमारे लिए कितना जरूरी हो गया है। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा जटिल इसके सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले हमको देखिए, मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे शहर हैं उत्तराखंड के, इनमें अभी क्या हो रहा है कि पलायन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। और यदि आप सुन भी रही होंगी कि ये जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी एक होती है, हर सिटी की कैरिंग कैपेसिटी, मसूरी की कह लीजिए, नैनीताल की कह लीजिए, उत्तरकाशी की कह लीजिए, जोशीमठ की कह लीजिए, तो ये कई मल्टीपल टाइम्स ये एक्सीड कर गई। तो अब हमें कैसे आप समझ सकते हैं कि यदि हम एक किसी जगह को उसकी कैपेसिटी, जिसमें आपके पानी की भी होती है, ट्रैफिक का भी होता है, कई पैरामीटर्स यदि उस पर आकलन करें तो वो कई ज्यादा मल्टीपल टाइम्स एक्सीड हो गई है। अभी हमारा ये होना चाहिए कि हमको यहाँ पर इनको बचाना चाहिए, कम से कम यहाँ पर पलायन हो, और यहाँ पे जो ये भू कानून की बात चल रही है इसको सही सेंस में हमको थोड़ा सा एनालाइज करके लागू करना चाहिए, जिससे ये क्या होगा कि नहीं तो जितनी पॉपुलेशन ये बाहर से आके यहाँ पे बस्ती चली जाएगी तो हम प्रदूषण को रोक नहीं पाएंगे। तो चाहे वो हमारा सॉलिड वेस्ट का इशू हो, चाहे हमारे सीवर के इशू हो, चाहे हमारे पेड़ कटान भी, जब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बसेगी आके उसके लिए रोड बनेंगे, फिर उनके लिए पेड़ भी कटेंगे। लेकिन मुझे साथ साथ लगता है कि हमें, जो मैं सस्टेनेबिलिटी एक वर्ड जो बार बार बोल रहा हूँ, देखिए कोई भी इंजीनियरिंग काम होता है उसको यदि हम पर्यावरण या को ध्यान में रखते हुए, हमारे पास सब सॉल्यूशन होते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे सहधारा रोड का ही मैं आपको जो हमारे प्रमोद जी जो एग्जाम्पल दे रहे थे, देखिए वो पेड़ों को बिना काटे भी बहुत कम पेड़ कटते, रोड चौड़ा भी हो सकता था, हमें केवल एनक्रोचमेंट हटाना था वहां से। और इंजीनियरिंग तरीके थे कि हम उसमें रोड को चौड़ा करके एनक्रोचमेंट हटा के पेड़ों को भी उसको बचा के फुटपाथ बना के साइकिल ट्रैक बना के उस रोड को बचा सकते थे। और जो बाहर की जो पब्लिक आती है उसको दूसरे अनियंत्रित रास्ते से, ऑल्टरनेटिव रूट से ले जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पेड़ों को काटना आसान एक तरीका था, उनको 2000 पेड़ को काट दिया गया। ऐसा ही चार धाम में भी हो रहा है। हमको हर प्रोजेक्ट में जो एक EIA स्टडीज होती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज, इनको बड़ा मतलब बैलेंस करके देखना पड़ेगा। हमको इनको हर्डल नहीं समझना चाहिए। आशीष जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहती हूँ। हम आगे इस पर विस्तार से अभी इस पर बातचीत करते हैं कि सोल्यूशन क्या हो सकते हैं और कि सरकार को क्या करना चाहिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात, नाउत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात, नाउत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रामलला शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम्
प्रकाशमान उत्सवम दीपोत्सवम सुमंगलम महोत्सवम दीपोत्सवम मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान, रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान, अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल, चहुं ओर है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल, बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार, हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार, करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार, राम आगमन ने दिया यूपी को तार, यूपी को दिया तार, प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण जिस तरीके से लगातार दूषित हो रहा है, ऐसे में सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए और जिस तरीके से विकास के नाम पर पेड़ों को काटा जा रहा है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहा है। और बीजेपी प्रवक्ता संजीव वर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। और बहुत गंभीर विषय है कि जरा सा पटाखे नहीं जले कि उत्तराखंड की भी अब आबो हवा खराब होने लगी है और विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है कि आप विकास के नाम पर जिस तरीके से हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, संजीव वर्मा जी भी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। आशीष गर्ग जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मेरा ये मानना था यदि हमें प्रदूषण को कम करना है तो पेड़ सबसे बड़ी इसमें रोल अदा करते हैं। और हमारे जो उत्तराखंड के वन है इसमें भी क्या हो रहा है, कई तरीके से इनको बाइफरकेट किया जा रहा है। बाइफरकेट मतलब कई रोड इनके बीच में से निकाले जा रहे हैं। एक बीच में कंडी रोड चला था जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने की बात चली थी, जिसको किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के हद तक रुकवाया गया। तो हम जो हमारे वन है ये हमारे असेट हैं, इनको किसी भी हालत में हमको बचा के रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ शहरों में जो हमको शहरों के नाम पर हम कॉन्क्रीटाइजेशन करते जा रहे हैं, अब उसको रोकना पड़ेगा। हमको बैलेंस करके उसमें ग्रीनरी, जो देहरादून की बात करूं तो 1% से कम ग्रीनरी रह गई है, जो कभी आज से 15-20 साल पहले 20 से 25% हुआ करती थी। तो हमको शहरों के अंदर जो सिटी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट अभी चला है, मियावाकी फॉरेस्ट की बात चल रही है, सबको तेजी से डेवलप करना पड़ेगा जिससे हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। और हीट को एब्जॉर्ब करने से साथ साथ हमारे एक लेवल को भी कम करते हैं। और साथ ही साथ जो इसमें डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, इकोलॉजी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा महत्व हमें पेड़ों को देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि हम सबसे पहले जो बंदी चढ़ते हैं वो पेड़ चढ़ते हैं। उनको ये माना जाता है कि ये हमारे लिए हार्डल्स हैं। कई बड़े बड़े मीडिया हाउस में, अखबार में हम पढ़ते रहते हैं, इनको अड़ंगा बता के पेड़ों को कहा जाता है। मेरा ये विचार है इसको बदलना पड़ेगा, पब्लिक को भी और सरकार को भी। हमको एक एक पेड़ को बचा के, और जितने पेड़ लगाने की बात चलती है मानसून पीरियड में, अभी जैसा आंकड़े बताते हैं हमने शायद 50-60 लाख पेड़ लगाए होंगे, लेकिन आप जमीनी स्तर पे देखेंगे तो आपको लगेगा वो मतलब 1 लाख भी नहीं होंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनका सर्वाइवल रेट भी बहुत कम होता है, तो बहुत कम बचते हैं। तो हमें जो पेड़ लगाए उनमें उनको बचाने का 4-5 साल तक उनकी सुरक्षा करें। तो मेरा ये मानना है कि पेड़ों को बचाना ही एक, लगाना एक अलग बात है, लेकिन जो वन है हमारे, इनको बचा के चलें। नहीं तो ये जो हमारे अभी आप तेंदुओं का देख रहे हैं, लेपर्ड का अटैक देख रहे हैं, या बंदर आ रहे हैं या दूसरे और जानवर, हाथियों की बड़ी समस्या हो गई है अभी वो सड़कों पे घूम रहे हैं। तो हमें वनों की तरफ जाना बंद करना पड़ेगा और सरकार को इसमें सख्त रोक लगानी पड़ेगी। और देखिए छोटे छोटे स्टेप भी, अब पटाखे की बात होती है, अब एक शगुन के तौर पे हम उनको जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दिल्ली में देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जैसी खबर आ रही है वहां पे बड़े मतलब बुरी तरीके से वहां पर पटाखे छुड़ाए गए। यही हाल उत्तराखंड के शहरों का है। तो हमको इसमें पुलिस
जब एक 10 बजे के बाद पटाखे छुटाने का एक ऑर्डर है, तो पुलिस भी हम देखते हैं कि अब चलिए कल दिवाली थी, 11 बजे तक बजा भी लिए, लेकिन रात के 3 बजे तक ये बम बड़ी बेहद बड़ी बड़ी आवाज के, जिनके बड़ी हाई डेसिबल साउंड होती है, वो बम फोड़ते थे। लेकिन पुलिस इसमें कुछ नहीं करती। पुलिस को एक जो उसके पास ऑर्डर है इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या कोई त्योहार है क्या कुछ। इसमें हमारे स्वास्थ्य जुड़ा है, इसमें कई कल कितनी हजारों की संख्या में हमारी बर्ड्स उनकी डेथ हुई होगी, और कितने जानवरों के गाय हैं, कुत्ते हैं, इनके कान खराब हुए होंगे, और हमारे जो सिक या ओल्ड पीपल होते हैं उनकी तो दहशत के मारे कल नींद भी नहीं आई उनको। हमारे कई साथी जानता हूं उनको जो कल सो नहीं पाए इस वजह। तो मेरा पॉइंट ये है कि अब समय बदल गया है, इस समय जलवायु परिवर्तन अपनी पीक पर बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ जो पर्यावरण से जुड़ी बहुत अनेक समस्याएं जो हमारी पृथ्वी पे छाई हुई हैं, अब हमें थोड़ा सा विराम लगाना पड़ेगा। डेवलपमेंट वही करें जो बहुत बेहद नीडी हो, और पर्यावरण की सुरक्षा सबसे अहम होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल। खपलियाल जी फटाफट अपना वक्तव्य रखिएगा इस पर कि जिस तरीके से हम ये बात करें कि विकास देखिए ज़रूरी है, हम विकास को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जितने विकास के लिए पेड़ काट रहे हैं उससे ज़्यादा पेड़ लगाएं, लेकिन हमारे साथ समस्या ये है कि जो पेड़ लगाए जा रहे हैं धरातल पर उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, हम उन पेड़ों को बचा नहीं पा रहे हैं। तो महज लगा देने से, खाना पूर्ति करने से कोई फायदा नहीं है। कि हमारे देश की राजनीति और देशभक्ति में जहां हम लोग गौ रक्षा की बात करते हैं, हम लोग जहां अपने धार्मिक परंपराओं की, श्री राम के लिए हम करोड़ों ज्योति जलाकर और वहां पे दिवाली का एक अलग ढंग से वो करते हैं, जो हम वोट के सौदागर किस तरह से पूरे समाज को ले जा रहे हैं, वो पूरा का पूरा उनका कोई चिंता पर्यावरण की तरफ नहीं है। आज हम शर्मिंदा होते हैं जब विश्व के आगे भारत खड़ा होता है, और सबसे वर्स्ट स्थिति हमारा वायु प्रदूषण वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, हमारा जल प्रदूषण वर्ल्ड में आप यूरोप में जाइए, वहां सीधा नलों में पानी पी रहे हैं। हम गंगा प्रदेश के रहने वाले लोग, हमारे भाग्य में नहीं है कि हम गंगा का पानी ऋषिकेश पे पी सके। इतना डरते आप देखिए, अभी कपड़वाण साहब ने कहा कि कितने अरबों रुपया खर्च कर दिया गया नमामि गंगे के नाम पे, लेकिन जिस तरह से हम लोग मारे जा रहे हैं, किस तरह से ये STPI उन्होंने ऐसे ठेकेदारों के हाथ में दिए हैं, जहां ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर ऐसे लोगों को हमारी छाती में बिठा रहे हैं, जो हमें बहुत दर्द होता है, दुख होता है कि भ्रष्टाचार ने इन सरकारों को लील लिया है और इनको पर्यावरण की कोई चिंता नहीं है। आज ओम पर्वत बिना बर्फ का नंगा खड़ा है। हमें शर्मिंदा होना चाहिए इसमें कि हम धर्म की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन हम अपने हिमालय को नहीं बचा पा रहे, हम अपनी गंगा को नहीं बचा पा रहे, हम अपने जंगलों को नहीं बचा। विश्व में आज हम सबसे, और कहने के लिए आप देखिए कि डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, लेकिन उन डंका बजने वालों को यह दिखना चाहिए कि आज सबसे ज्यादा शर्मिंदा है, सबसे ज्यादा शर्मिंदा है जब हम पूरे परिबर खाने का प्रदूषण, दवाइयों का प्रदूषण, अभी हाल में देखा होगा आपने कि यहाँ पे ऐसी दवाइयां बन रही कि एंटीबायोटिक्स नकली बनने लग गए। यहाँ पे खाने में प्रदूषण देखिए आप किस तरह से हम देखिए जी, हम उम्मीद करते हैं कि जनता भी इसमें सहयोग करे, सरकार भी इस ओर ध्यान दे, जो कि बेहतरी के लिए बेहतर, और विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाए। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे पर्यावरण की मार झेल रहे उत्तराखंड के लोग, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है वो एक बड़ी वजह मानी जा रही है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।